बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब। दोस्तों, खबर यह है कि इक़्तिदार की दुनिया में एक थ्योरी है जिसे मैड किंग मैडमैन थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी को इस्तेमाल करने वाला शख्स अपने बयानात, ख्यालात और मिजाज से दुनिया के सामने खुद को पागल, अहमक और बेवकूफ़ जाहिर करता है, लेकिन अंदर खाते वो बहुत अय्यार और चालाक होता है और अपने मफाद को समेटने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मैड किंग या मैडमैन थ्योरी को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, सोशल मीडिया पर पैगामात दागना शुरू कर देते हैं जिनमें एक बयान की बैक वक्त तस्दीक, तरदीद भी शामिल होती है। ईरान के साथ जंग बंदी और फिर से हमलों की धमकियां आपको डोनाल्ड ट्रंप के बयानात में नजर आएंगी। दुनिया उन्हें बेवकूफ़ समझती है और नज़रअंदाज कर रही है कि देखो, डोनाल्ड ट्रंप की बात का भरोसा नहीं करना। एक दिन ये कुछ कहता है, अगले दिन अपनी बात से खुद ही मुकर जाता है या फिर एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ही बात की नफी करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, नज़रअंदाज क्या इसे किया जा सकता है और क्या डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त उसकी पॉलिसीज़ है इसके पीछे सिर्फ उसकी ना तजर्बाकारी या फिर अपने ताकत के नशे में जिस तरह से वो हमें इस वक्त नज़र आ रहा है, ये सिर्फ फैसले हैं? अगर आप इसे बारीक बीनी से देखें, ये मामला सिर्फ गलत फैसलों का नहीं है, बल्कि जानबूझकर इस थ्योरी के ऊपर अमल किया जा रहा है और माल बटोरा जा रहा है। दोस्तों, ये माल कैसे बटोरा जा रहा है, ये मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रख देता हूँ। ताज़ा तरीन सोशल मीडिया पैगामात पर अगर आप जाकर नज़र डालें जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर जारी किए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है और इसमें अच्छी खबर मुतवक्के है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए यह भी कहा कि अमेरिकी फ़ौज को हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए हिदायत की। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का इम्कान है और दूसरा दौर जुमे को हो सकता है, जिसमें अच्छी खबर मुतवक्के है। अच्छा, अभी कुछ घंटे गुजरे, डोनाल्ड ट्रंप के जो तर्जुमान थे वो भी आ गए इस मैडमैन थ्योरी के ऊपर, वो भी अमल कर रहे हैं और तर्जुमान ने ये कहा कि ये जो जंग बंदी है ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप यानी कमांडर इन चीफ इस बात का फैसला करेंगे कि उन्होंने ईरान के ऊपर कब हमला करना है। दोस्तों, इससे पहले ट्रंप जंग बंदी में तोसी का ऐलान भी कर चुके, जिस बारे में अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा था कि पाकिस्तानी क़यादत ने हमसे कहा कि ईरान पर हमला ना करना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हमसे ईरानी क़यादत की मुतफ़िक़ा तजावीज़ आने तक हमला रोकने का कहा। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि जंग बंदी में तब तक तोसी कर रहे हैं जब तक बातचीत का अमल मुकम्मल नहीं होता, इसलिए जंग बंदी में इस वक्त तक हम दोबारा से एंट्री नहीं लेंगे और इसमें तोसी की जा रही है जब तक ईरान अपनी तजावीज़ हमारे सामने पेश नहीं करता। व्यूअर्स, बगैर किसी टाइम लिमिट जंग बंदी को भी सदर ट्रंप अपने जो मकासद हैं उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे ईरान पर धावा बोला जा सकता है, याद रखिएगा। इससे पहले भी ट्रंप ने मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर जब उन्हें लगा ना कि अब हमारे पास एक मौका है, जो CIA और जो मोसाद की इंफॉर्मेशन थी कि आयतुल्लाह ख़ामनेई कहाँ पर मौजूद है, हमला कर दो, तो उन्होंने मुज़ाकरात को पीछे करके आयतुल्लाह ख़ामनेई के ऊपर हमला किया और उनकी शहादत के बाद इनका यह ख्याल था कि हमें रजीम चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इनकी तमाम जो तदबीरें थी वो उल्टी पड़ गई। दोस्तों, इसी तरह उनके दीगर बयानात भी उनके लिए ठीक ठाक कारोबारी जरिया बन चुके हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप के वक्त बे वक्त बयानात सोची समझी कारोबारी चालें हैं। बरतानवी नशियाती इदारे ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि सदर ट्रंप के ऐलानात से ऐन कबल स्टॉक और प्रेडिक्शन मार्केट्स में ऐसी गैर मामूली सरगर्मियां देखी गई जो इनसाइड ट्रेडिंग यानी अंदरूनी मालूमात की बुनियाद पर तजारत के शुबात को जन्म दे रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान तनाज़े के दौरान तेल की कीमतों में अजीबो गरीब खेल खेला गया। सदर ट्रंप ने CBS न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि ईरान तनाज़ा मुकम्मल और जंग ख़त्म हो चुकी। इस बयान के बाद शाम 6:29 पर तेल की कीमतें बढ़ी, लेकिन महज 1 घंटे के बाद आलमी मंडी में कीमत 25% गिर गई। एक मखसूस अकाउंट ने 17 अप्रैल तक जंगबंदी होने पर दुरुस्त शर्त लगाकर $1,63,000 कमाए। देखें, ये जो जिसे बेटिंग एप्स कहा जाता है, वहाँ पर हो क्या रहा है। अगर आपके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन मौजूद है और आपके एक फैसले से दुनिया की मार्केट हिल सकती है और अगर आप इसके ऊपर शर्तें लगाना शुरू कर दें और पैसा कमाएं, तो इससे बेहतरीन कारोबार नहीं हो सकता। आपको दोस्तों एक बहुत ही अहम नुक्ता यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ। जब मैं पाकिस्तान के हवाले से कहता हूँ ना कि जो सियासतदान है उससे कारोबार नहीं करना, उसकी बुनियादी वजह ये थी
کہ سیاستدان جب پالیسی بناتا ہے تو اپنے خاندان کے لیے بناتا ہے، اپنے کاروبار کے لیے بناتا ہے، اپنے من پسند فرنٹ بینڈز کے لیے بناتا ہے جن کے ذریعے پیسہ کمایا جاتا ہے، بٹورا جاتا ہے. تو پالیسی عوام دوست نہیں ہوتی بلکہ خاندان دوست ہوتی ہے. تو اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو آج کچھ کر رہا ہے یا ان کے فرنٹ مین کے ذریعے یا مارکیٹس کے اندر جو اتار چڑھاؤ آپ کو نظر آتا ہے، یہ دوستوں کو نوازنے کا ایک طریقہ ہے. اور اب دنیا میں لوگ، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ میں یا باقی وہ بے وقوف ہیں، انہوں نے نظر نہیں رکھی ہوئی، وہ نظر رکھ کر بیٹھے ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے اخبارات اب اس کو بے نقاب کر رہے ہیں. دوستو، اس کا باضابطہ اعلان واشنگٹن اور تہران نے اسی روز کیا. ٹرمپ کے لمحہ بلمحہ بدلتے بیانات اسٹاک مارکیٹس اور تیل کی قیمتوں پر اثرات آپ کو نظر آتے ہیں، اور شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور خاندان کے افراد بیانات سے پہلے ہی کاروباری فوائد سمیٹنے کا منصوبہ بنا چکے ہوتے ہیں. دوسری جانب پریڈکشن مارکیٹس پر کچھ صارفین نے حیرت انگیز طور پر درست پیشن گوئیاں بھی کی. دسمبر 2025 میں بنے ایک اکاؤنٹ برڈن سم مکس نے شرط لگائی کہ صدر مادورو جو وینزویلا کے صدر ہیں جنوری 2026 تک عہدے پر نہیں رہیں گے. جب امریکی فورسز نے ان کو حراست میں لیا تو اس اکاؤنٹ نے $4,36,000 کا منافع کمایا. اسی طرح اب صدر ٹرمپ کے دورہ پاکستان پر بھی شرطیں لگائی جا رہی ہیں. اس طرح فروری میں بنے 6 نئے اکاؤنٹس نے 28 فروری تک ایران پر امریکی حملے کی شرط لگائی اور مجموعی طور پر $12 لاکھ جیتے، جس کے بعد ان میں سے 5 صارفین نے دوبارہ کبھی کوئی شرط نہیں لگائی. رپورٹ میں ایک اہم پہلو صدر کے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کا بھی سامنے آ رہا ہے، اور اس کا کردار یہ ہے کہ وہ نہ صرف پولی مارکیٹ کے سرمایہ کار اور ایڈوائزری بورڈ کا حصہ ہے بلکہ کالشی کے اسٹریٹجک ایڈوائزر بھی ہیں. ماہرین کے مطابق صدر کے قریب افراد کا ایسی مارکیٹ سے وابستہ ہونا جہاں صدارتی فیصلوں پر شرطیں لگائی جاتی ہیں مفادات کے سنگین ٹکراؤ کی نشاندہی کرتا ہے. امریکی سینیٹرز نے ان مشکوک سرگرمیوں پر ریگولیٹر سے فوری تحقیقات کا مطالبہ کر دیا، تاہم سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن نے ان الزامات پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا. دوستو، ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ میں 1933 سے اندرونی تجارت غیر قانونی ہے. آپ نے بہت ساری فلموں کے اندر دیکھا ہوگا کہ انسائیڈ انفارمیشن یا کوئی بندہ جس کے پاس انسائیڈ انفارمیشن اگر وہ شیئر کرتا ہے تو اس کے خلاف فوری طور پر FBI انکوائری شروع کر دیتا ہے، فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن، اور اسے سزا بھی ہوتی ہے. ٹریڈنگ پلیس ایک بہت ہی زبردست قسم کی فلم ہے. اس میں ساری کہانی آپ کو اسی رپورٹ کے جو تھیوری استعمال کی گئی ہے انسائیڈ انفارمیشن کی، اس کے ارد گرد آپ کو گھومتی ہوئی نظر آئے گی، جس میں آخر میں سرمایہ کار اور جو شخص انسائیڈ انفارمیشن لے کر آتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. دوستو، طاقتور افراد کے خلاف اسے ثابت کرنا انتہائی مشکل ہے اور ٹھوس ثبوت کے بغیر قانونی کارروائی کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے. اس رپورٹ میں عالمی مالیاتی منڈیوں میں کھلبلی مچا دی، جہاں اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا وائٹ ہاؤس کے فیصلے عوامی مفاد کی بجائے مخصوص گروہوں کو مالی فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. آپ کو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک جو ماضی کا انسیڈنٹ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. افغانستان کی جنگ کے بارے میں ہمارے ایک مرحوم دوست تھے برطانیہ میں، یہاں سے وہ رپورٹس بناتے بھی رہے، انٹرنیشنل جریدوں میں ان کے آرٹیکلز بھی چھپتے تھے، اور ان کے یہ الفاظ تھے کہ یہ پورے کا پورا جو افغانستان کا جنگ ہے یہ ایک صرف اور صرف دکھاوا تھا. بہت سارا اسلحہ افغانستان کی سرزمین کے لیے آپ نے کمیشن کیا، لیکن وہ افغانستان کی سرزمین میں کبھی بھی نہیں گیا، اور اس کے بدلے وہ پیسہ کہاں گیا؟ بڑی بڑی کمپنیز نے پیسہ جو ہے بنایا، اور سینیٹرز اور پینٹاگون میں موجود جو بڑے بڑے جنرلز تھے، جو سینیٹرز ہیں، انہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹس کو جو اس سے فائدہ پہنچایا. یعنی فیصلے ایسے ہوئے، اسلحہ نکلتا ہے افغانستان کی جنگ کے نام پر، لیکن وہ اسلحہ کبھی بھی افغانستان میں گیا ہی نہیں، اور کہاں گیا کوئی نہیں جانتا. اور پھر آپ کو یہ خبر دیں کہ آپ نے ہرمز کے معاملے پر ایران اور امریکہ کے درمیان اب ٹھن گئی ہے. کوئی بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. صدر ٹرمپ کے مطابق آپ نے ہرمز امریکہ کے کنٹرول میں ہے، کسی جہاز کو ایرانی بندرگاہ جانے کی اجازت ہم کبھی بھی نہیں دیں گے. ایران معاشی بدحالی کا شکار ہے اور اسے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی سے تقریباً $500 ملین کا یومیہ نقصان ہو رہا ہے. اپنے پیغام میں ٹرمپ نے ایران کو اب تک پہنچنے والے نقصان کا بھی ذکر کیا. جواب میں ایرانی پاسداران بحریہ نے 2 جہاز قبضے میں لے لیے، اور ایرانی پاسداران کے مطابق بغیر اجازت یہ 2 جہاز جو ہیں وہ سسٹم میں ہمیں نظر آئے، اس لیے ان کو سیفٹی کے تناظر میں قبضے میں لیا گیا، جنہیں ایرانی ساحل پر اب منتقل کیا جا رہا ہے. ایرانی بحریہ کے مطابق دونوں جہاز بغیر اجازت علاقے میں موجود تھے اور بار بار قواعد کی خلاف ورزیاں کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے نیویگیشن سسٹم میں رد و بدل کیا گیا، اور دونوں جہازوں کو آبنہ ہرمز میں سیفٹی کو خطرے میں ڈالنے کے طور پر اس کے بعد جو ہے ایک ریئیکشنری اگر یہ کہا جائے کام کیا گیا تو دوستو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. اور یہ بھی چیز سامنے آئی کہ ایرانی ساحل پر اب انہیں منتقل کیا جا رہا ہے. دوستو میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان انقلاب نے مزید یہ بھی کہا کہ آبنہ ہرمز سے گزرنے کے لیے ایران کی جانب سے اعلان کردہ قوانین کی خلاف ورزی یا محفوظ گزرگاہ کے منافی کسی بھی
सरगर्मी पर मुसलसल नजर रखी जाएगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फैसला कौन और कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ईरानी हुकाम ने सदर ट्रंप की धमकियों के जवाब में यह भी कहा कि जब तक अमरीकी नाकाबंदी बरकरार रहेगी वो आबे हुर्मुज़ को दोबारा नहीं खोलेगा और अगर जरूरत पड़ी तो नाकाबंदी को ताकत के जरिए तोड़ने के लिए भी तैयार है। बाज़ार इनकलाब ने एक बार फिर खबरदार कर दिया कि लड़ाई दोबारा शुरू हुई तो दुश्मन पर तबाहकुन ज़रबें लगाई जाएंगी। दुश्मन के बाकी मानदा असासों को भरपूर कुव्वत से निशाना बनाया जाएगा और मौजूदा नाम नहाद जंगबंदी के दौरान दुश्मन की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान से रवाना होने वाले कार्गो जहाज पर फायरिंग की गई, जिस पर जहाज समंदर में ही रुक गया। अमले और जहाज को किसी किस्म का नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा। मैं आपको ना एक खबर ये भी दे दूं कि अब से कुछ ही देर पहले अमरीकी हुकाम ने एक इंकशाफ किया है। इसके मुताबिक अमरीकी नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस से वाकिफ कई हुकाम ने इंकशाफ किया कि ईरान के मिसाइल, फ़ज़ाइया और बहरी कुव्वत का बड़ा हिस्सा महफूज है। अमरीकी खुफिया हुकाम के मुताबिक ईरान की फौजी सलाहियतें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर दिफा के अवामी बयान से कहीं ज़्यादा बरकरार हैं। जंगबंदी के आगाज़ तक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के ज़ख़ीरे और लॉन्चिंग का निज़ाम का तकरीबन निसफ हिस्सा महफूज था, जबकि पाकिस्तान इनकलाब की बहरी कुव्वत का लगभग 60% अब भी उनके पास मौजूद है। हमें तो कहानी सुनने को मिल रही है कि हमने तबाह कर दिया, लेकिन दोस्तों खेल वही है, कारोबार का खेल वही है, पैसा बनाने का। और इस जंग से अगर कोई अमीर होगा वो अमरीकी अवाम नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप, उसका खानदान, उसके साथ ही आपको अमीर होते हुए नजर आएंगे। अभी आपको ये खबर दें कि अमरीकी दावों के बरक्स आबे हुर्मुज़ में नाकाबंदी के बावजूद ईरान से मुंसलिक कम से कम 34 टैंकर अभी तक गुजरे हैं और जिनमें कई ईरानी तेल ले जा रहे थे। अमेरिका ने 13 अप्रैल को ईरानी साहिली पानियों में दाखिले और अखराज पर पाबंदी आयद की थी, जिसे 16 अप्रैल को खुले समंदर तक तोसी दी गई थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज एक इंटरव्यू में इस इक़दाम को शानदार कामयाबी करार देते हुए लिखा था कि ईरान के साथ हतमी मुआहदे तक पाबंदियां बरकरार रहेंगी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्जनों जहाज इस नाकाबंदी से बच निकले, जिनमें से कम 6 टैंकर्स इसमें बताया जाता है कि तकरीबन 10.7 मिलियन बैरल ईरानी खाम तेल लेकर जा रहे थे। पाबंदियों के बायस ईरानी तेल जो ब्रेंट क्रूड के मुकाबले में कम कीमत पर फरोख्त हो रहा है और अगर फी बैरल $10 रायत अगर आपको मिल जाती है तो इस मिकदार से ईरान को तकरीबन $910 मिलियन की आमदन जो है वो एक्स्ट्रा हासिल होगी। देखिए जो ईरानी तेल है वो पाकिस्तान में भी सस्ता मिलता है। ईरान ने स्ट्रेटेजी क्या इस्तेमाल की? ईरान ये कहता है कि तुम्हें तेल चाहिए हमसे लो, हम तुम्हें सस्ता देंगे, अमेरिकन या इंटरनेशनल मार्केट से सस्ता तुम्हें तेल मिलेगा। अगर पाकिस्तान समझदारी का मुजाहरा करता तो हम ईरान से तेल लेते, अपनी मईशत को ठीक करते, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाते, कारखाने लगते, हमारे बच्चों को नौकरियाँ मिलती, यहाँ पर सच बोलने पर पाबंदी ना होती। पाकिस्तान में बच्चे मुल्क को छोड़कर इसलिए ना जाते कि उन्हें रोज़गार हासिल करना है। पाकिस्तान में बच्चे हमारे मुस्तकबिल को जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ये रुक जाता। लेकिन हर चीज़ चूँकि मईशत के साथ जुड़ी हुई है और मईशत तेल के साथ जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान ने फैसले ठीक नहीं किए। आप क्रिप्टो के मुआहदे करें, लेकिन ये फ़ायदे कुछ शख्सियात को हो रहे हैं, ये बाबू लोगों को फ़ायदे होते हैं। इन बाबुओं की जो इनकम है वो भी बढ़ती है, इनके कारखाने भी चलते हैं, इनके लोगों के बिजनेस भी जो है इनके फ्रंटमैन्स के ज़रिए उनको बढ़ाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? आज ये जो पूरी दुनिया की जो हकीकत है, तेल बंद हुआ है ना, 20% तेल जिसके दावे किए जाते हैं, पूरी दुनिया की मईशत हिलकर रह गई। नेटो जो है वो सोच रहा है कि हमने इत्तेहाद में रहना कि नहीं रहना। यूरोपीय यूनियन के अंदर नौकरियों का मसला बन गया, बरतानिया में इन्फ्लेशन। ये पूरी दुनिया जो इस वक्त लपेट में है, हर चीज़ का दारोमदार तेल के साथ है, मईशत के साथ है, और अगर वो कोलैप्स करेगी तो हर चीज़ कोलैप्स कर जाएगी। पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि कोई खुफिया मुआहिदा करे, ईरान से तेल हासिल किया जाए, और इस तेल को जब आप हासिल करते हैं, ईरान से गैस पाइपलाइन मंसूबे बनाते हैं, तो इसका फ़ायदा डायरेक्ट आपकी इंडस्ट्री के ऊपर पड़ेगा। देखें, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान को अब तक क्या फ़ायदा हुआ। आपको सफारती महाज पर यह ज़रूर फ़ायदा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ आप एक मेज़ शेयर कर रहे हैं, वो आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, आप उसकी कर रहे हैं, लेकिन हमारी मईशत को क्या फ़ायदा हुआ? कर्जा आपका उसी तरह है। IMF आपसे सवाल कर रहा है कि आपने पाकिस्तान के अंदर जो बिजली की पैदावार है इसको भी चेक करवाएं, टैरिफ जो है इसको भी हमारी आपने इंडोर्समेंट के साथ जो है उसे मंसूब किया जा रहा है। तो IMF आपकी बिजली के निरखों का भी फैसला कर रहा है। IMF आपके बाबू लोगों को गाड़ियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी इसके ऊपर भी मोहर लगा रहा है, और वहां से खैर मोहर लग गई है। तो इस तनाजुर में ये तमाम चीजें पाकिस्तान की हुकूमत को देखनी पड़ेगी। दोस्तों, आलमी मईशत हिला देने वाली आबे हुर्मुज़ अब एक एटम बम से भी बड़ा ईरान का स्ट्रेटेजिक हथियार बन चुकी है। मैंने आपको याद हो, अगर आप मुझे रेगुलर सुनते हैं, तो मैंने आपको एक महीना पहले कह दिया था कि ये अब आने वाले दिनों में एक नया
स्ट्रेटेजिक महाज होगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के बड़े अखबारात हमारे इस तज्जिए के साथ इत्तफाक भी करते हैं, वहाँ पर ही खबरें रिपोर्ट भी हो रही हैं, और यही आपको हर तरफ से आवाज़ सुनने को मिलेगी कि ये स्ट्रेटेजिक हथियार अब ईरान इस्तेमाल कर रहा है। तुम रजीम नहीं ख़त्म कर सके, तुम यूरेनियम हासिल नहीं कर सके, तुम बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोल बैक नहीं कर सके, तुम इनकलाब नहीं बर्पा कर सके। हाँ, एक काम तुमने ज़रूर किया कि तुमने एक नया हथियार ईरान के हवाले कर दिया। अब इन्हें किसी एटम बम की ज़रूरत नहीं है। आज जो भारत के अखबारात हैं वहाँ पे ये हेडलाइन लगी है कि न्यू स्ट्रेटेजिक वेपन, और उन्होंने इसे एटम बम से तशबीह दी। और मैंने आपको 30 दिन पहले बताया था कि अब ये एक नया हथियार बनने जा रहा है और इसे अमेरिका के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे और दुनिया की मईशतों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, ऐसा हथियार जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सदर ट्रंप जंग भूल कर आपने हुर्मुज़ को किसी तरह खुलवाने के लिए दिन रात जतन कर रहे हैं और मिन्नतें हो रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ईरान ने आपने हुर्मुज़ की जोहरी हथियार से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैसियत कैसे इख्तियार की। भारतीय मीडिया ने इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट शाया की। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया पर शाया होने वाले एक तज्जिए में कहा गया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के दौरान ईरान ने जोहरी हथियार की बजाय आपने हुर्मुज़ को अपना सबसे ताकतवर स्ट्रेटेजिक हथियार बना लिया, जो आलमी तवानाई की तिजारत के लिए इंतहाई अहम समझी जाती है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग के दौरान असल बुरहान आपने हुर्मुज़ के बंद होने से पैदा हो। और दोस्तों, दुनिया के अखबारात अब इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। इनके तज्जियों में ये तमाम आपको चीज़ें नजर आएंगी कि आपने हुर्मुज़ को बंद करने से दुनिया की मईशत हिली। सबसे ज़्यादा नुकसान सऊदी अरब को, बाकी ममालिक को जो इस पट्टी में आपको नजर आएंगे हुआ, मिडिल ईस्ट को हुआ। और अगर मिडिल ईस्ट में से अब तेल निकाल दें तो क्या इनके पास कुछ भी नहीं है। इन्होंने तेल को बेच कर दुनिया के अंदर अब ये राज कर रहे हैं। पैसा इनके पास बहुत सारा है, और अगर ये तेल ना होता तो आज ये सहराओं में आपको नज़र आते ऊँट चराते हुए। तो ये इनकी हिस्ट्री है। लेकिन तेल आया, तरक्की हुई, और इस तरक्की को अब कौन कंट्रोल कर रहा है? वो ईरान कंट्रोल कर रहा है। आप जाकर ज़रूर मेरी पुरानी वीडियोस देखिएगा, जिसमें अगर आप रेगुलर मुझे सुनते हैं तो यकीनन ये तमाम तज्जिए आपको याद होंगे। मैंने आपको सबसे पहले ये बातें बताई थी। अब दुनिया भर में ये तज्जिए जो है वो पेश किए जा रहे हैं। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। इसे ज़रूर जाकर प्लेटफॉर्म को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको ना अभी बार बार क्यों कहता हूँ, ये मामला डॉलर कमाने का नहीं है। ये मामला इन प्रोजेक्ट से जितने भी रेवेन्यूज़ हैं हासिल जो भी होता है, हम इसे स्किल सेट पे खर्च करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा थैलेसीमिया अलर्ट का प्रोजेक्ट है उस पर ये पैसा खर्च हो रहा है। और बहुत जल्दी मैं ये तमाम अपने प्रोजेक्ट शोकेस भी करूँगा, साथ साथ इसके डॉक्यूमेंट्रीज़ भी तैयार हो रही हैं। इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें भी आपके साथ एक अपडेट भी हम शेयर करेंगे। तो वो लोग जो ताना देते हैं ना कि जी डॉलर कमाने ने, तो ये सारे डॉलर जो हैं इन तमाम प्रोजेक्ट्स पे लग रहे हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।